हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन साइंस क्लास। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जो हम पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसी का एक टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। उस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बाद क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या फीचर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी जो डेली लाइफ है वो कितनी यूजफुल है, कहाँ कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज होता है, हाउ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज एज द रिएक्शन इन विच an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. Means ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं और उनकी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होते हैं सॉल्ट और वाटर, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण। As we have done that acids and bases are two different kind of substances and bases are bitter in taste, acids are sour in taste. When these two came together, they react with each other, they neutralize the effect of each other. वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और एक न्यू कैटेगरी का कंपाउंड फॉर्म होता है and that compound is called salt, which is neither acidic nor basic in most of the cases except some exceptions. So we can say that neutralization reaction is the reaction of formation of salt by the action of acids and bases. यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा एक जो नया पदार्थ बनता है, एक नया टाइप का पदार्थ बनता है जिसको सॉल्ट कहा जाता है। सॉल्ट के बनने की जो अभिक्रिया है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उदासीनीकरण अभिक्रिया। वंस अगेन द डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. So अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जब एक नया पदार्थ सॉल्ट बनाते हैं उस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। Why this is called neutralization reaction? इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे कारण, the reason behind it, because when acid and base react with each other, they neutralize the effect of each other. वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जो एक दूसरे की प्रकृति है, like acidic nature of acid and basic nature of base. So when these two came together, they neutralize the effect of each other. वो एक दूसरे की प्रकृति को निरस्त कर देते हैं। That's why this reaction is called neutralization और उदासीनीकरण अभिक्रिया। Now another thing, what substances are formed during this reaction? इस अभिक्रिया के उपरांत कौन से नए पदार्थ बनते हैं? Because ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म होते हैं। तो जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो जो नया पदार्थ बनता है दैट विल बी अ सॉल्ट एंड वाटर। यानी दो कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो उनसे जो सबस्टेंस बनेगा, एक वाटर, एक पार्ट, एक नया सबस्टेंस वाटर तो नेसेसरीली प्रेजेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट सॉल्ट होगा और वो सॉल्ट डिपेंड करेगा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एसिड और बेस प्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होता है। तो एक कंपाउंड की कैटेगरी सॉल्ट कैटेगरी का कंपाउंड फॉर्म होता है, साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। Another important characteristics, एक और important इसकी विशेषता, during this reaction heat is evolved. यानी जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप हीट इवॉल्व होती है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। और इस चीज को हम पता कर सकते हैं कि जिस भी वेसल में या जिस भी कंटेनर में हम एसिड और बेस को मिला रहे हैं उसकी रिएक्शन के बाद या उस कुछ टाइम के बाद अगर हम उस कंटेनर को छूते हैं तो वो हमें गर्म प्रतीत होगा। दैट कंटेनर, दैट वेसल विल बिकम हॉट। या अगर हम टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उसके बाद अगर हम उसको टच करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, इट बिकम्स हॉट। इट प्रूव्स दैट हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज प्रोड्यूस्ड। Evolved means produced. Heat is produced
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको समझ आएगा। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज वी नो, एसिड एंड बेस व्हेन they form salt and water, also heat is evolved and this process is called neutralization reaction. This is one example, that NaOH. NaOH means sodium hydroxide, which is a base. It is a base. NaOH क्या है? एक बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। NaCl ये एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। So when NaOH, a base, sodium hydroxide, react with HCl, which is an acid, salt NaCl, sodium chloride is formed, also water is formed. So this is an example of neutralization reaction. What is NaOH? NaOH is a base, it means sodium hydroxide. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने एग्जांपल में पढ़ा था जब एसिड और बेस पढ़ा था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaCl ये वो सॉल्ट का एक मेंबर है, उस सॉल्ट फैमिली का, NaCl सोडियम क्लोराइड। और H2O यानी वाटर। तो कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनेगा जो कि क्या होता है? सॉल्ट। और वो सॉल्ट डिपेंड करता है कि वो जो एसिड और बेस है वो कौन से हैं। दूसरी चीज, जो सॉल्ट होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है? जैसे यहाँ पर एक सॉल्ट बन रहा है, इट इज सोडियम क्लोराइड। सो जो सॉल्ट होता है उसका नाम डिपेंड करता है उसमें एसिड और बेस कौन से प्रेजेंट है। जो उस सॉल्ट का पहला नाम होता है, फर्स्ट नेम, दैट कम्स फ्रॉम द बेस। जो पहला नाम होता है सॉल्ट का वो उसके बेस से आता है। तो यहाँ पर बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका पहला नाम सोडियम कहां से आया है? बेस से। तो फर्स्ट नेम कम्स फ्रॉम दी बेस पार्ट, तो पहला नाम। दूसरा जो होता है वो आता है उसके एसिड से, कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दैट्स व्हाई क्लोराइड नेम इज गिवन। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंट है तो उसका जो सॉल्ट होता है उसको नाम दिया जाता है क्लोराइड। अगर एसिड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है तो उस सॉल्ट का नाम होगा नाइट्रेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो उस एसिड का नाम होगा सल्फेट, यानी जो सेकंड पार्ट में आएगा सल्फेट। और अगर एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्ट का जो नाम होगा सेकंड पार्ट में होगा एसिटेट। तो क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, एसिटेट, ये उस सॉल्ट का सेकंड पार्ट में नाम होगा। और पहला पार्ट जो बेस में प्रेजेंट है, लाइक अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम। इस तरीके से इसका नाम रखा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस द रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उस अभिक्रिया को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस अभिक्रिया के बाद सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है और हीट इवॉल्व होती है। जो सॉल्ट उसमें प्रोड्यूस होता है उसका नाम, पहला नाम उसमें जो बेस प्रेजेंट है उसके नाम से आता है, और दूसरा नाम जो उसमें एसिड प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसका सेकंड नाम आता है। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड, अगर वो नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट, अगर वो एसिटिक एसिड है तो एसिटेट, और अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट होगा। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, ये इसका एक एग्जांपल था, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये बेस है, प्लस HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। सो इसके द्वारा जो सॉल्ट बनता है KNO3 प्लस H2O। तो ये एक और एग्जांपल है, दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज सेकंड एग्जांपल। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड। यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है इट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका नाम कैसा रखा जाएगा?
पोटेशियम। नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है तो दूसरा नाम नाइट्रिक एसिड का जो सेकंड पार्ट का नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, साथ ही साथ वाटर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जो हमारा दूसरा एग्जांपल है, व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, a salt form which is called potassium nitrate and water. Potassium nitrate and water. तो इस तरीके से ये एक और एग्जांपल है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। Now these are the example or the situation where neutralization reaction is used in our everyday life। यानी हमारा जो दैनिक जीवन में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत सारी जगहों पर यूज होते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण जहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग होता है। So these are some example or some situation where neutralization reaction is used or applicable in our daily life। First is to cure indigestion. Second situation where this reaction is used, that is to cure effect of ancestry. Third, for soil treatment, and fourth, to make factory waste harmless. With the help of neutralization reaction, these situations can be handled out. The first is to cure indigestion. As we know, indigestion यानी अपच। During the process of digestion, hydrochloric acid is a substance which is present in our stomach and which is helpful in the process of digestion। यानी पाचन की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो स्टमक में प्रेजेंट ग्लैंड से सिक्रेट होता है और जो हम हमारी पाचन या डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उस दौरान उसमें जो जर्म्स एंटर करते हैं उनको किल करता है। साथ ही साथ एंजाइम्स को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम कर सके। बट अगर हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड रिलीज हो जाता है तो वो एक पेन और एक अनकंट्रोल्ड अनबियरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन। सो दैट स्टेट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। So whenever indigestion process or indigestion takes place in the body of a person, that person get relief from that pain by the process of neutralization reaction. So to neutralize the effect of that excessive acid, यानी जो ज्यादा मात्रा में जो एसिड उत्पन्न हो गया है शरीर में, स्टमक में, उसको उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेसिक सब्सटेंस को यूज किया जाता है। और उसमें एक बेसिक सब्सटेंस का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार की मेडिसिन है एंड दिस मेडिसिन कंटेन ओनली अ बेस और दैट बेस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इंडाइजेशन की प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए एक मेडिसिन यूज करते हैं। दैट मेडिसिन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच कंटेन अ बेस व्हिच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से जो एसिड HCl है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के इंटेक से न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस तरीके से उस व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम से या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से क्या मिलती है, राहत मिलती है। दूसरा मेडिसिन एक है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है, एक सॉल्ट एक्चुअली है जो कि फूड में यूज होता है। जो डिफरेंट फूड्स हैं, कुकिंग आइटम है, उनमें यूज होता है। तो उसका प्रयोग करके भी इंडाइजेशन को, क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में, दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 दैट इज आल्सो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से जो इंडाइजेशन है उसकी समस्या से राहत मिलने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर ही निर्भर रहते हैं। बेसिक सब्सटेंस का यूज करके उस एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। दूसरा, टू क्योर इफेक्ट्स ऑफ आंट स्टिंग। एज वी नो, जो आंट्स होती है, जो चींटी होती है, उनके स्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग एसिड व्हिच इज फॉर्मिक एसिड, एक एसिड प्रेजेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इट इज नॉट एन स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज एन एसिड व्हिच इज नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो जब आंट स्टिंग करती है किसी पर्सन की स्किन पे, तो उस पर्सन की स्किन के अंदर वो इंजेक्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से एक बर्निंग पेन उस व्यक्ति
महसूस होता है, सो टू गेट रिलीफ ऑफ दैट बर्निंग पेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हेल्पफुल। सो क्योंकि वो एसिड है, उसके इफेक्ट को, उस बर्निंग पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज किया जाता है। तो जब कभी कोई आयरन स्टिंग करती है किसी व्यक्ति की स्किन पर, तो उसको किसी बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो लाइक बेकिंग सोडा, अगेन बेकिंग सोडा which contain a base that can be utilized. Also detergent powder or washing soap, these also contain bases, क्योंकि इनमें भी प्रेजेंट होता है बेस, तो उनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट स्किन, और उस एरिया पर, स्किन के उस एरिया पे जहां पे कैंट ने स्टिंग किया है। तो आफ्टर सम टाइम दैट पर्सन कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पेन। तो उस बेस को जब हम उस स्टिंग एरिया पर अप्लाई करते हैं तो व्यक्ति को उस एरिया से रिलीफ मिलती है, बिकॉज वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वो जो बेस हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अनदर यूजफुलनेस इज फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, वेयर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज हेल्पफुल, दैट इज फॉर सॉइल ट्रीटमेंट। एज वी नो, जैसा हमें पता है, जो प्लांट्स हैं वो ना तो ज्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं हेल्दी वे में, और ना ही बेसिक सॉइल में। सो जो सॉइल का नेचर होना चाहिए, इट शुड बी न्यूट्रल। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है तो जो सॉइल होती है वो, उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो दैट टाइम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सब्सटेंसेस लाइक स्लेट लाइम और क्विक लाइम, इनका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके इंपैक्ट से, इनको मिलाने से जो सॉइल का जो एसिडिक नेचर होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। सो व्हेन excessive use of fertilizer is done in the soil, it becomes acidic. To make it neutral, the slaked lime, calcium hydroxide और quick lime, calcium oxide is used, ताकि जो soil होती है वो neutral हो जाती है। दूसरी तरफ if the soil becomes too basic, अगर soil basic हो गई है, soil का nature basic हो गया है, तब भी plant उसमें grow नहीं कर सकते हैं। So that time the compost is used. जो कंपोस्ट यानी खाद जो होती है उसको यूज करते हैं, उसमें जो कम एलिमेंट्स होते हैं वो सॉइल को एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बेस का इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अगर एसिडिक है, हो गई सॉइल, तो बेसिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करके उसको न्यूट्रल करते हैं, और अगर वो एसिडिक हो गई है तो उसको कंपोस्ट की यूज करके उसके नेचर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। द लास्ट सिचुएशन वेयर दिस इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ टू मेक फैक्ट्री वेस्ट हार्मलेस। As we know, in different areas, different factories are established, and from those factories, harmful waste is generated, which is generally acidic in nature. यानी जो factories होती हैं उनसे जो निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, और वो फाइनली हमारी वाटर बॉडीज में, सॉइल में पहुंच जाता है, और सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के नेचर को खराब कर सकता है, और वो वाटर बॉडीज में जनरली रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो जो मैराइन लाइफ है वहां की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वहां पे ना तो पेड़ पौधे और ना ही वहां के जानवर उस एसिडिक वेस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। So before releasing that waste into those water bodies or into the soil, उस वेस्ट को सॉइल में और वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंसेस से, ताकि वो जो एसिडिक इंपैक्ट है वो उसका खत्म हो जाए और उसका नेचर न्यूट्रल हो सके। तो इन दिस वे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होता है, बहुत यूजफुल है ये, और इसके बिना बहुत सारी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बार बार देखें, और तब भी आपको समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करें इस वीडियो पर, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर लिख कर भेजें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तब तक जो ये वीडियो है और उससे जुड़े हुए पुराने वीडियोस उनको अच्छे से देखें। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ और सुरक्षित होंगे, और लॉकडाउन के जो रूल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको फॉलो कर रहे होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए